क्योंकि उसका बिजनेस ही नहीं हो रहा है तो वो आपको कहाँ से देगा। और सर अभी जो जितने एरिया में जो डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में जी 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 आपको कॉल आते होंगे, आपने कुछ करेंगे तो उसके लिए हेल्प करते हो आप? जी जी बिल्कुल। तो उसके लिए आपको ऐसे इंस्टीट्यूट बताओ जिससे आपको कि ऐसे भी केस आप वो करें, टैकल किए। देखो कैसा है ना, डोमेस्टिक वायलेंस के लिए तो बहुत सारे एनजीओज बने हुए, बॉम्बे में तो अनलिमिटेड एनजीओज है। जो आपका एनजीओज है, प्लस आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर को भी डायरेक्ट अपॉइंट कर सकते हो, हर कोर्ट में रहेंगे वो। जी जी। उनको भी अपॉइंट कर सकते हैं, अगर उनको आप बोलोगे कि फीस नहीं है तो वो आपका केस लड़ते हैं। ऐसे एनजीओज भी बहुत सारे एडवोकेट प्रोवाइड करते हैं, जो आपका डोमेस्टिक वायलेंस जो केस है ना वो फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ते हैं। तो कोई एनजीओज के नाम बता दीजिए। एनजीओज में है ना, एक तो कुरला में सुन्नी दावत इस्लामी है, वो भी आजकल इसमें काम कर रही है। हाँ। एक जमीयत इस्लामी भी है, वो भी इसमें ही काम कर रही है। एक चिश्तिया सोशल ट्रस्ट है बाइकल्ला में, वो भी ऐसा प्रोवाइड करती है। और ऐसे बहुत सारे बड़े मुस्लिम लोग के लिए वो ओपन फॉर ऑल रहता है, एवरी रिलीजन। ऐसा नहीं कि मुस्लिम के लिए, फॉर एवरी रिलीजन वो हेल्प करने बैठे। वो ये नहीं देख रहे कि आप कौन कास्ट क्रीड क्या है आपका, उससे उनको कोई लेना देना नहीं। आपको कोई कॉल करना है तो आप 7916-786-5171 पे कॉल करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं अहमद जी से। आप ये लाइन हमारी चालू है DX लाइव की। और सर स्कॉलरशिप के बारे में आपने बताया, जो लोन मिलती है जी, जो इधर जाना पड़ता है। हाँ, तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्म वहीं भरना पड़ता है डायरेक्ट। अच्छा, तो कोई भी ब्रोकर नहीं, कोई भी इसमें नहीं है। आप जाएंगे वहाँ पे, वो आपको एंटरटेन करेंगे, वो आपको फॉर्म देंगे, वो आपकी क्वेरी सुनेंगे, आपको पूरा कॉलेज की इंक्वायरी लेंगे बाकायदा आपको, फिर वो इन्वेस्टिगेट करेंगे और वो आपकी फीस भरेंगे। इनकम सर्टिफिकेट क्या है उसके लिए देना पड़ता है। मुस्लिम एरिया में कंप्लेंट बहुत आई हमको कि ड्रग्स के खिलाफ। हाँ, तो ड्रग्स के खिलाफ आप भी आए जो एरिया से मुस्लिम लोकेटेड, तो ड्रग्स के लिए आपको जो नॉर्मली जो अपनी न्यू पीढ़ी है जो इन्वॉल्व हो चुकी है, तो उसके लिए आप क्या बताना? तो बहुत सक्सेसिव रेट है अभी, सक्सेस पहले से कम है। नहीं, कम हो, पहले से ज्यादा हो गया अभी। मैं लास्ट टाइम हमारे कॉलर आए थे मुंबई से, हुसैन जी, वो तो मतलब ऐसा बयान कर रहे थे कि गली गली में हर बच्चा बोले पी रहा है, जिधर देख रहे हैं। लेकिन कैसा ना, वो आप देखोगे ना, ये पीने वाले आपको मिलेंगे मुमरा, गोवंडी, कुरला। तो क्यों मुस्लिम एरिया क्यों इसको टारगेट किया जा रहा है? क्योंकि एजुकेशन की कमी है, लोग पढ़ नहीं रहे। आप पढ़ोगे, आप इस्लाम से जुड़ोगे, बराबर है, आप इस्लाम के करीब रहोगे तो आप ये सब बुराई से दूर रहोगे। तो व्यूअर्स को कुछ बताना चाहेंगे? व्यूअर्स को मैं ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो अपने बच्चों को पढ़ाओ, उनके पीछे ध्यान दो, क्योंकि जिहाद वो है, जिहाद दूसरी चीज़ नहीं है। इंसान का सबसे बड़ा जिहाद ये है कि वो अपने बच्चों को काबिल बना दे, इस लायक बना दे। वो अपने बच्चों पे ध्यान नहीं देते, पहली चीज़, पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देते, तो वो क्या करेंगे? बच्चा नहीं पढ़ेगा तो कहाँ जाएगा? वही सब चीज़ों में जाएगा, फिर वो ड्रग्स की आदत होगी, फिर वो कंज्यूम करते रहेगा, फिर ज़्यादा हो जाएगा। उसको रोकने के लिए यही है कि लोग अपने बच्चों को तवज्जो दो, उनको अपने ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो देती है। बच्चे माहौल ही, जब घर से बाहर निकलता है बच्चा तो उसको माहौल वही मिलता है, तो फिर माहौल बदलो। तो माहौल बदलने के लिए कैसा बदलना चाहिए? देखो अभी कैसा है, अभी लोग तो काम कर रहे हैं, अभी इसमें लोग ऐसे ड्रग एडिक्ट जो रहते हैं, इनके लिए पुलिस भी अच्छा काम कर रही है, इनके लिए एनजीओज भी अच्छा काम कर रहे हैं, इनको फ्री ऑफ कॉस्ट ये ऐसे ड्रग एडिक्ट हो गया, एक बच्चा है, एक घर में बच्चा है, बराबर सता रहा है बच्चा, फिर भी नशा कर रहा है, तो उसके लिए गवर्नमेंट कुछ हेल्प करती है रिहैब के लिए, है ना? करती है ना? तो वो बताओ आप सर हमारे व्यूअर्स। देखो एवरी पुलिस स्टेशन में आप इंक्वायरी करो जी, ये गवर्नमेंट की तरफ से। हर पुलिस स्टेशन में कोई रिहैब किया तो फिर बोले महीने का इतना भरना पड़ता है। नहीं, कोई ऐसा, देखो प्राइवेट भी है रिहैब, दो तरीके। प्राइवेट, एक है प्राइवेट। तो गवर्नमेंट की सरकार की तरफ से क्या हेल्प? सरकार की तरफ से आप अगर जाना चाहते हो तो आप पुलिस के थ्रू जाओ, वो फ्री में दे रही है आपको, पुलिस कोई चार्ज नहीं कर रही है आपको। जो एनजीओ में भेज रही है, जो रिहैब में भेज रही है आपको, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जो गवर्नमेंट की जो एनजीओ रहती है उसमें फैसिलिटीज रहती है? फैसिलिटीज रहती है, इलाज होता है, इलाज होता है। तो पुलिस को बनना पड़ेगा। एवरी पुलिस स्टेशन आपको, आपके जो लोकल ज्यूरिडिक्शन में जो पुलिस स्टेशन है, आप वहाँ जाओ, इंक्वायरी करो, वो आपको पूरा गाइड करेंगे। रिहैब के लिए तो बहुत अच्छा सेंटर बना दिया हर पुलिस स्टेशन में, तो ये तो पता ही नहीं बहुत जन। तो ये अच्छा है ना, पता चल जाएगा तो लोग। तो रिहैब के लिए अगर आपका बच्चा आपको सता रहा है तो पुलिस स्टेशन वाले को गाइड करे, पुलिस वाला आपको गाइड करेगा। तो इसलिए आप वही पुलिस स्टेशन में जाकर
इंक्वायरी करो तो आपको पूरी गाइडेंस मिलेगी और गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प मिलेगी बच्चे को सुधारने के लिए। और जो एरिया में है उसको कसने के लिए जो कारोबार करते हैं उसके लिए क्या करना चाहिए लोगों को कैसा करना चाहिए? डरते हैं इस मामले में, यही ड्रग्स बेचते हैं जो लोग खुलेआम बेचते हैं, तो उसके लिए पुलिस को कंप्लेंट इन्फॉर्म करो। ऑब्वियसली इन्फॉर्म करने के बावजूद भी कुछ होता फिर भी चालू ही रहता है। तो कैसा है ना, पुलिस तो एक्शन लेती है, अब लोग फिर भी करते हैं। सर जरा एक कॉल आ रहा है जी हमारे व्यूअर्स। हेलो 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 सर, मेरा सवाल था। हाँ स्वागत है आपका डीएस लाइव में। कहाँ से बोल रहे हैं आप? हाँ सर, मैं कुल्ला से बोल रहा हूँ, सरताज अली शेख नाम है मेरा। जी बोलिए, मेरा एक क्या सवाल है? था कि एडवोकेट, बैरिस्टर और लॉयर में फर्क क्या है सर, वो चीज पूछना था मुझे। अच्छा, लॉयर, एडवोकेट एंड बैरिस्टर। एडवोकेट, बैरिस्टर और लॉयर, तीन चीज। हाँ सर, ये पूछना था कि मतलब इन सब चीजों में, सब में फर्क किस चीज क्या है? अभी सॉलिसिटर भी डाल देने का था ना कैसे? चलो मैं सेटिस्फाई करता हूँ, सेटिस्फाई कर दो इस क्वेश्चन में। लॉयर्स वो होते हैं ना जो लॉ ग्रेजुएट होते हैं, बराबर है, जो कोर्ट को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते कोई भी मैटर। अच्छा। वो सिर्फ लॉ ग्रेजुएट हो गए, वो सिर्फ स्टडी की है, उनके पास सर्टिफिकेट है, ग्रेजुएट सर्टिफिकेट है, वो लॉयर है। एडवोकेट वो होता है ना जो बार काउंसिल में आफ्टर पासिंग वो AIBA का एग्जाम देता है, बार काउंसिल का फिर एग्जाम देता है जी। एग्जाम देने के बाद फिर उसको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिलता है। अच्छा। फिर वो एडवोकेट बन जाता है, ठीक है। बैरिस्टर वो होता है ना जो लंदन से डिग्री लेता है, लंदन से लॉ करता है, लेकिन वो यहाँ प्रैक्टिस नहीं कर सकता, वो क्लाइंट को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है कोर्ट में, वो सिर्फ बैरिस्टर रहेगा। तो वो क्या, वो रिप्रेजेंट नहीं करेगा कोई भी। तो उसका क्या जॉब रहेगा बैरिस्टर का? वो एज ए लीगल एडवाइजर, एडवाइजर वो खाली कोर्ट में आपको रिप्रेजेंट कोई भी क्लाइंट को नहीं कर सकता है, वो एडवोकेट ही कर सकता वो यहाँ की डिग्री नहीं रहती, वो लंदन की डिग्री रहती है, इसको इसलिए उसको बैरिस्टर देना। फिर उसके बाद होता है एडवोकेट जनरल जो स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, एक होता है अटॉर्नी जनरल जो सेंट्रल को रिप्रेजेंट करता है, अटॉर्नी जनरल। हाँ। फिर उसके बाद होता है सॉलिसिटर जनरल जो अटॉर्नी जनरल को सपोर्ट करता है, वो उसके हाथ के नीचे रहता है। तो ऐसा हमारा बटा हुआ है जी। हाँ, ये मतलब क्लासिफिकेशन है सब चीज़ का कि लॉयर्स और इसमें हो गया। तो होप लगता है कि शायद मैंने इनको सेटिस्फाई किया हो। सर क्वेश्चन मिल गया आपको, और कुछ पूछना है? नहीं सर, थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत अच्छी नॉलेज दी आपने। थैंक यू सर, बहुत। ओके सर। और सर कुछ बताइए ना, वही हम ड्रग्स की बात कर रहे थे जी। ड्रग्स को लेकर आजकल अब मुस्लिम एरिया में कुछ ज़्यादा हो गया, तो उसके लिए क्या करना चाहिए लोकल्स को? ये है कि जो भी ड्रग्स ले रहा है, बेच रहा है, आप पुलिस के पास जाओ। तो कई लोग NGOs के पुलिस को बोलते कि पुलिस नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा बोलते हैं लेकिन ऐसा है नहीं। पुलिस तो आपके लिए बैठी नहीं, तो वो इतना बड़ा रिहैब क्यों खोल के बैठी है? वो आपको पकड़ के क्यों रिहैब में लेके जा रही है? रिहैब जेल जैसा होता है, ऐसा रिहैब रहता है? नहीं, ऐसा नहीं, अलग रहता है। देखो, जेल बोले तो आपको 5 स्टार फैसिलिटीज तो कहीं नहीं मिलेगी, बराबर है। आपने बहुत बड़ा मेडल जीत के तो नहीं आया वहाँ पे, बराबर है। आपसे नशा छुड़ाना है, आपके अंदर के नस को मारना है, तो उसके लिए थोड़ा तो स्ट्रिक्ट रहना ही पड़ेगा ना। डिसिप्लिन जिसे बोलते हैं ना कि इतने बजे उठना है, ये करना है, फिर ये काम करना है, वो काम करना है, उनके व्यूज़ के सामने, मतलब उनके नज़र के सामने सब, तो थोड़ा बहुत तो स्ट्रिक्ट रहना ही पड़ेगा। सर जॉब, अभी ये पैंडेमिक की वजह से जॉब का बहुत इश्यू हो गया है, तो जॉब फेयर अभी NGOs लगाते हैं, तो कुछ ऐसा कुछ घर पे बैठ के ऐसा कुछ बिजनेस कोई कर सकता है, इसके लिए कुछ आपके आइडियाज होगी? देखो, जॉब्स को लेकर तो अभी तो फिलहाल सभी परेशान हैं, बिजनेस भी सबके डाउन है, बिजनेस भी सबके डाउन है। काम होगा तो लोगों को काम पे रखेंगे, काम ही नहीं होगा तो वो किसी को काम देंगे। अभी न्यू वे, थर्ड वेव का गवर्नमेंट आज ही आया कि थर्ड वेव मिड अगस्त में आ सकती है, तो उसके लिए क्या प्रिपरेशन करना चाहिए? और गवर्नमेंट का तो कोई प्लान रहता नहीं है, उन लोग मीटिंग पे मीटिंग लेते हैं, तो पब्लिक को क्या करना चाहिए? सेविंग करना ही चाहिए, उन्हीं को परेशानी होगी। जैसे शादियों में खर्चे कम कर दो, हेल्प करो, बराबर है। और क्या क्या, हर चीज़ में कम करो, अपने अखराजात कम करो। वो पैसा तुम्हें कोई काम आएगा। धूमधाम से शादी मत करो, जो भी तुमको जहाँ लग रहा है कि तुम्हारा लॉट्स ऑफ एक्सपेंसेस हो रहा है वो आपको कम करना चाहिए।
और सर हमारे कॉलर अभी ज्वाइन होने वाले। सर और ये लोन ऑफ अब्रोड के लिए तुमने बोले उधर जाना है जी, और जो डोमेस्टिक वायलेंस के लिए तो आपने बोले कि आपको कॉल करेंगे जो भी आप जी, जो कंसल्टिंग भी करेंगे, वैसे। ठीक है। और आप क्रिमिनल वकील भी करते हैं, जी। तो अपने वह अभी जो समीर वानखेड़े ने केस किए, बेचने वाले सब मुस्लिम सी लड़के थे जो हायर ऑफिसर्स है, जो अभी उन्होंने एक मीटिंग से तो उन्होंने बोले 170 से 250 में 170 से मुस्लिम लोग थे इस इन्वॉल्व में। तो उसकी वजह क्या है? मुस्लिम यंगस्टर ही सब इस बिजनेस में ज़्यादा। देखो मैं यही बोलूँगा कि फिर से वही सवाल है घूम फिर के, ड्रग एडिक्ट ये क्राइम करेंगे, आम आदमी तो करेगा नहीं, सीधा आदमी तो करेगा नहीं। ये जब उसके नज़दीक रहेंगे, इनको पैसे की ज़रूरत होगी तो ये क्राइम कब करेंगे। तक खत्म होगा सर? हाँ सर एक कॉलर लेते हैं जी। हेलो। हेलो, हाँ अस्सलाम वालेकुम। हम सामजा खान साहब से बात कर रहा हूँ। हाँ आप कहाँ से बोल रहे सर? DX लाइव में स्वागत है आपका। अल्लाह जी। हाँ हम सामजा खान साहब से बात कर रहा हूँ। हाँ सुन रहे खान साहब, सुन रहे आपकी बात। जी मैं अब्दुल समद बात कर रहा हूँ। कहाँ से बोल रहे सर आप? हेलो। सर जी मेरा क्वेश्चन ये है कि हम लोग डिलीवरी, मैं यहाँ डोंगरी से ही बात कर रहा हूँ। हाँ डोंगरी से बात कर रहा हूँ मैं। जी सर। क्या सवाल है आपका? आपका वो YouTube का वॉइस कम करो सर, डिस्टर्ब हो रहा है। हेलो। अरे सर जी मुझे डबल आवाज आ रही है। हाँ तो आपकी उधर की वॉइस कम करो। आप YouTube लाइव की वॉइस कम करेंगे तो आवाज का सिंगल आएगी। हेलो। हाँ बोलिए, सवाल क्या आपका? मेरा सवाल ये है कि मैं डिलीवरी जॉब पे काम करता हूँ जी। अभी डिलीवरी में ऐसा हो गया कि एक डिलीवरी बॉय की कहीं पे कोई इमेज या रेपुटेशन नहीं रही। नहीं ऐसा कुछ नहीं, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। आप बोलिए ना। हाँ हाँ तो कोई इमेज या रेपुटेशन नहीं है, कहीं कस्टमर चार्ज हो जाता है, कहीं कंपनी एक्शन ले लेती है, तो कुछ ना कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स फेस होते हैं जिसको डिलीवरी बॉय को ही फेस करना पड़ता है। जैसे खाना ऑर्डर किए, थोड़ा लेट हो जाता है तो कस्टमर हमारे पे चढ़ाई कर देता है, लेट होने की वजह से कंपनी कुछ एक्शन ले लेती है, मगर जो प्रॉब्लम रास्ते में फेस होते हैं वो तो एक डिलीवरी बॉय करता है ना। जैसे ट्रैफिक हो गया, अब आजकल तो पेट्रोल की वजह से ज्यादा ट्रैफिक हो जाती है, वाटर लॉगिंग हो गया, बारिश पानी है, वो बंदे की कोई रेपुटेशन नहीं रही सर। और कंपनी से हम कोई शिकायत भी नहीं कर सकते, कंपनी कोई हमारी सुनवाई भी ऐसी है नहीं। उसके बाद हमारे चार्जेस पे होते हैं, जैसे आजकल के पेट्रोल रेट बढ़ गए, तो इसके ऊपर हम कुछ लीगल कार्रवाई जैसा कर सकते हैं कि कंपनी जिसका हमें कुछ पे कर सके, कंपनी उनका कहना है कि अगर इनको जो भी ये जॉब कर कंपनी पे एक्शन कुछ ऐसा कंपनी को फाइल कर बेचने सके हमारे हक के कुछ लिए। आगे पीछे हो जाती है तो कंपनी लोग को सैलरी कट करती है या टाइम का कोई इश्यू बढ़ा देती है, तो उसके लिए कुछ गाइडेंस करो कि जैसे देखो उसके लिए ऐसा है ना कि अगर आपको अगर कंपनी, चाहे आप कोई भी काम करते हो, हाँ चाहे डिलीवरी बॉय हो, आप प्यून हो, आप वॉशर हो, आप कुछ भी हो, हाँ। आप काम कर रहे हो, वो अगर आपका पैसा काट रही है और जेन्यून काट रही है या किसी भी तरीके से आपका काट रही है, तो आपके लिए लेबर कोड खुला है ना। लेबर कोड है। हाँ, हम अप्रोच कर सकते हैं कि भाई मेरी सैलरी काटा है या जो भी काटा है, तो इंडिविजुअली जाके कर सकते हैं कि हाँ, एसोसिएशन। उसके लिए तो एडवोकेट अपॉइंट करने की भी जरूरत नहीं। अच्छा। लेबर कोर्ट में तो आप एज ए पर्सन आप खुद ही खड़े हो सकते हो, अपना मैटर खुद ही रख सकते हो, कोर्ट को कन्विंस कर सकते हो, कोर्ट उनके ऊपर एक्शन लेगी अगर वो गलत करेंगे। अच्छा मतलब वो लॉ में जो आता है। हाँ हाँ, लीगल वे से। लीगल वे से। हाँ तो लेबर कोड। हाँ, मैं तो आपको राय दूंगा जो भी लीगल वे से। तो लेबर कोड किधर है अपने बॉम्बे का? एक तो बैंड्रा में आप अप्रोच कर सकते हो जी। वो पूरा जुरिडिक्शन इनका कवर करेगा जहाँ ये रहते हैं, आप वहाँ भी जा सकते हो, वहाँ जाके रिटर्न कंप्लेंट दो। ऐसा नहीं कि आपको टाइपिंग कराना, आप हैंड रिटर्न कंप्लेंट दो, वहाँ आपको सुनेंगे, एक्शन भी लेंगे। आपको कोई भी कंप्लेंट करना है आपकी कंपनी के लिए, कंपनी जो आपको कमिट किए लेकिन उसके बाद भी आपको वो सुविधा नहीं दे रही, आपकी सैलरी कट कर रही है या कोई एक्स्ट्रा काम ले रही है पर उसका भी पे नहीं हो रहा है, तो आप उसके लिए लेबर कोर्ट जा सकते हैं जो बैंड्रा में किधर है? बैंड्रा बीकेसी में। बैंड्रा बीकेसी में है। और कुछ पूछना चाहेंगे? हेलो। बस बहुत बहुत शुक्रिया सर। ओके
थैंक यू। अल्ताफ भाई, आप और शादाब भाई जो काम कर रहे हो, अल्लाह आपको इसका जगह दे कि आप लोगों की वजह से काफी लोगों की नॉलेज बढ़ रही है, काफी लोगों को मालूमात मिल रही है कि आप लोगों ने बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हम तो ऐसे फेस आप दुआ करो आप लोगों ने ला करके हमें दिखाया। ओके सर, जैसे थैंक ये यू। भाई बैठे, इनसे पहले जितने एनजीओ वाले आए बैठे, अल्लाह आपको इसका जगह दे भाई। थैंक यू सर, अल्लाह। ओके, थैंक यू फॉर कॉलिंग। हेलो हेलो, सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। हेलो हेलो, जी भाई। कहाँ से बोल रहे सर? हेलो हाँ सर, कहाँ से बोल रहे हैं आप? हेलो हाँ बोलिए। हेलो हेलो, जी भाई, मैं साहिल बात कर रहा हूँ भिवंडी से। हाँ बोलिए सर। तो मेरा एक सवाल था। हेलो, हाँ हाँ सुन रहे, आप बोलिए ना। मेरा छोटा भाई है, तो वो है ना घूमने को गया था, तो उसको जो है दोस्त लोगों के बीच में, हेलो, हाँ तो हाँ सुन झड़प रहे। हो गई। तो उसको जो है सेक्शन 307 लग गया है। हाँ। तो सर इस बारे में मुझे थोड़ी डिटेल्स चाहिए थी कि मतलब ये एक्चुअली है क्या। सेक्शन 307 हेलो, एक्चुअली आवाज आ हुआ रही क्या है? था, पूरा इंसिडेंट बताइए सर। ये अटेम्प्ट टू मर्डर है। दोस्तों के बीच में झड़प हो गई थी, घूमने गए थे, हाँ तो जी। उस बीच में वो एक को हाथापाई हो गई, तो खून निकलने लग गया। तो उसके ऊपर जो है सेक्शन 307 का केस लग गया है कल्याण में। जी। तो इसमें सर किस तरह सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए। ये जो 307 है ये एक्चुअली अटेम्प्ट टू मर्डर है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है। आपको तो कोर्ट। हेलो हेलो, हाँ, ये नॉन जी, बेलेबल जी, ऑफेंस सर। है। 307 तो अटेम्प्ट टू मर्डर है। जी, ठीक है, आवाज आ रही है ना मेरी? आवाज आ रही है? आवाज क्लियर नहीं है सर। जी बोलिए सर। हाँ हेलो। सेक्शन 307 है ना, जी 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 जी। वो अटेम्प्ट टू मर्डर है। मतलब छोटे बच्चे लोग हैं, कॉलेज के स्टूडेंट्स है, मेरा भाई कॉलेज पढ़ता है, वो लोग घूमने गए थे दोस्त लोग मिलके। जी तो उस बीच अभी दोस्तों के बीच में झड़प हो गई। जी तो उसमें से एक को लग गया, थोड़ा बहुत खून निकल गया। जी जी तो केस उसने रजिस्टर करवा दिया। जी जी। तो जबकि मेरा भाई छुड़वाने गया था, फिर भी हाँ। उसके ऊपर ये केस लग गया। हम्म, 307 ऐसा कुछ लिख कर दिए है। तो समझ में नहीं आया एक्चुअली ये है क्या। 307 जो है ना अटेम्प्ट टू मर्डर है। अटेम्प्ट टू मर्डर। हाँ, आईपीसी। तो इसमें सर किस तरह से सिचुएशन मैनेज करना है सर। वो तो कॉलेज स्टूडेंट है, घूमने गए थे। अच्छा, वो दोस्त अभी लोग के बीच में ये हुआ, अभी क्या करना चाहिए सर इसमें। अभी कभी उसको अरेस्ट किया है? अरेस्ट कभी हुए हो सर? सर 3 दिन पहले। 3 दिन पहले। तो अभी 3 शायद दिन पहले ये सिचुएशन हुई थी। हम्म। कल परसों में ही पता चला। अभी तक का वो हमको पता भी नहीं, हमको फोन आया कि ऐसा ऐसा हुआ है। अच्छा, देखो कैसा है 3 ना, दिन पहले घूमने गए थे। हाँ हाँ हाँ, देखो समझ लो, ये बहुत ग्रीवियस ऑफेंस है, ये कोई मामूली ऑफेंस नहीं है। ठीक है, मामूली 307 मतलब इसमें क्या, अभी भाई का तो पता नहीं। अभी इसमें तो जाना आपको पड़ेगा, कोर्ट को फोन अप्रोच आया था करना कल्याण पड़ेगा। से। आपको कोर्ट को अप्रोच करना पड़ेगा। पहले उसको जेसी होगी, बराबर है, वो जेल कस्टडी में जाएगा। ठीक है, तो इसमें किस तरह से अभी क्या करना चाहिए सर, समझ इसमें में आपको नहीं बेल आ रहा एप्लीकेशन सिचुएशन को हैंडल कैसा करें। आपको बेल एप्लीकेशन मूव करना पड़ेगा। उसमें सबसे पहले तो आपको एडवोकेट अपॉइंट करो। ठीक है, बेल एप्लीकेशन। बेल एप्लीकेशन वो सबसे पहले तो भाई की बेल करवाएगा। फर्स्ट स्टेप यही है ना। सर आवाज क्लियर नहीं है सर आपकी। हेलो, कोई एडवोकेट अपॉइंट करो जो आपके भाई की बेल करवाए। अच्छा, एडवोकेट अपॉइंट करना पड़ेगा। ऑब्वियसली, तो बेल हाँ। वो प्रॉपरली आपके भाई की बेल करवा सकता है। आप कोई भी एडवोकेट को अप्रोच करो। हाँ। फिर वो बेल लेकिन सर एप्लीकेशन इसमें मूव मेरा भाई जो है सर, इसमें सिर्फ छुड़वाने ठीक में है, अभी involved वो था। कोर्ट को satisfy करना पड़ेगा उसमें आपको। अभी उसके ऊपर ये केस हो गया सर। वो तो अभी सर आपको आपको पूरा जो क्वेश्चन है जो आपके 307 के ऊपर है ना, पूरा डिस्क्रिप्शन दे देंगे और आपको एडवोकेट के कैसे अप्रोच करने का सब बता देंगे सर। ओके, ठीक है, आपको आपका सवाल का जवाब हम दे रहे हैं अभी। सर 307 का जो है, जो आप बोले ग्रीवेंस ऑफेंस है, तो उसके बारे में आप बताइए क्या करना चाहिए इनको। तो इसमें सबसे पहले तो आपको कोर्ट को ही अप्रोच करना पड़ेगा। सबसे पहले 307 हो गया, रजिस्टर हो गया, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, बेल जल्दी मिलेगा नहीं। ठीक है, फिर भी आपके पास कोर्ट के आगे ही मूव करने के दूसरा रास्ता तो है नहीं इसमें।
हाँ, और एब्सकॉन्डिंग है वो भी पूछना पड़ेगा ना सब। एब्सकॉन्डिंग होना चाहिए, सरेंडर कर ऑब्वियसली जब आपको पकड़े, आपके एक बार हो गया ग्रीवेंस, आपके नाम पे एफआईआर रजिस्टर हो गया, बराबर है जी, आपको अरेस्ट करेंगे, आपको कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करेंगे, अगर पीसी लिए तो ठीक है, नहीं तो फिर जीसी लगेगा, फिर आप जेल में जाओगे, फिर आपके एडवोकेट को पहले मूव करने पड़ेगा बेल एप्लीकेशन के लिए, हाँ। आपकी बेल करवाएगा, जो भी ग्राउंड्स होगा कोर्ट का, जो कोर्ट कंसिडर करेगी, सेशन लगेगा उसके लिए, ग्रीवेंस हाँ। ऑफेंस का मजिस्ट्रेट कोर्ट नहीं लगेगा, इसमें सेशन ही इंटरटेन करेगा उसको, तो उसके बाद बेल एप्लीकेशन मूव करेगा, कोर्ट को लगेगा कि ठीक है ऐसा कुछ नहीं है, या कम है या ज़्यादा है, फिर कोर्ट वो हिसाब से बेल अलाउ करेगा, जी जी फिर वो बाहर आएगा, फिर उसके बाद उसका जो ट्रायल चलेगा, जी। तो मेन उसमें आपको बताना पड़ेगा कि एक्चुअली में हुआ क्या था, तो मतलब ट्रायल फॉरेन बेल नहीं होता इसमें, क्योंकि नॉन बेलेबल ऑफेंस है ना, दोनों में फर्क हो को जाता है, कितना दिन टाइम लगता है? वो तो कोर्ट के ऊपर, और आज की तारीख, आज का जो कोर्ट चल रहा है वो हिसाब से तो एटलीस्ट हाँ टाइम जाता ही है। हाँ ठीक है, तो सर आपने बता दिए 307 के ऊपर जो भी ग्रीवेंस ये ऑफेंस है, वो चाहे तो मुझे कॉल करे तो मैं इनको आगे हाँ, और इनको फर्दर कॉल बताऊं, करिए, एफआईआर की आपको कॉपी पूरा- देखना पड़ेगा। हम्म। और जो 307 है ग्रीवेंस ऑफेंस है, और जो ये चेक बाउंसिंग का भी एक ऑफेंस है 138 का 138 में पहले था कि 3 बार चेक डालने का रहता है, अभी कुछ मैंने सुना हम कुछ रूल चेंज अमेंडमेंट आया जिसमें कि एक बार ही बाउंस होता तो उस पे नहीं ऐसा नहीं है, 138 में कैसा है ना, वो जो जैसे एक चेक बाउंस हुआ, एक बराबर। पार्टी ने एक पार्टी को चेक पर्टिकुलर डेट पे डाला उसने और बाउंस हुआ, तो उसका क्या है? आप केस रजिस्टर कर सकते हो, चाहे पहली बार चेक क्यों ना बाउंस हो, अच्छा, पहली First- बार first- क्यों ना चेक बाउंस हो, फर्स्ट टाइम में हाँ, कर आपका सकते चेक बाउंस हो गया, हम्म, उसके बाद आपको उसको नोटिस सर्व करना है, डिमांड की कि भाई ऐसा ऐसा चेक बाउंस हुआ है, हम्म, आप डिमांड करो उसको, पहले 15 दिन के अंदर आप उसको नोटिस भेजना पड़ेगा, अच्छा, उसके बाद अगर वो रिप्लाई नहीं कर रहे हैं तो विद इन 1 मंथ आपको कोर्ट के सामने जाना पड़ेगा। वो आफ्टर 1 मंथ हाँ, नोटिस 15 दिन का जो नोटिस होगा उसको, रिप्लाई नहीं हुआ, रिप्लाई नहीं दिया 15 दिन की, हाँ। 15 दिन ड्यू हो गया, और रिप्लाई में टाइम मांग लिया तो उसने, तो रिप्लाई में समझो कि बोले अभी काम धंधा नहीं हाँ है, उसके बाद फिर वो आपके ऊपर है ना, तो वो कौन डिसाइड करेगा? जज, नहीं प्रोसिक्यूशन, वो आप लोग डिसाइड कि करो। नहीं मेरे को चाहिए, अगर एक बार आप कोर्ट के सामने कि चले मैं गए, पेमेंट दे नहीं हाँ, सकता हाँ, हूँ हाँ, अगर आप एक बार कोर्ट के सामने कोई चले गए, एक्सक्यूज करा सर हाँ, इसको। अगर आप कोर्ट के सामने एक बार कंप्लेंट फाइल कर दिए जी, तो कोर्ट फिर उसको सेटिस्फाई करेगा, कोर्ट बताएगा कि मतलब क्या करना है वो करना। नोटिस पहले किसको देगा? जो 15 डेज नोटिस, जैसे आपने मुझे चेक दिया, हाँ बराबर है, मैंने बैंक में डाला, बैंकर को दिया, चेक बाउंस हो चेक बाउंस, मैं आपको डिमांड नोटिस भेजूंगा पहले, वो एडवोकेट के थ्रू, एडवोकेट के थ्रू भेजो, या मैं इंडिविजुअली भी भेज सकता हूँ, ऐसा अच्छा, नहीं है, individually भेज हाँ सकते हैं। भेज सकता हूँ, मैं आपको नोटिस दूंगा कि भाई ऐसा आपका चेक बाउंस हो गया, हाँ। विद इन 15 डेज में आप इसको क्लियर करो। विद इन 15 डेज, आफ्टर 15 डेज अगर आप नहीं करते हो तो मेरे पास फिर 1 मंथ का टाइम रहता है कि मैं कोर्ट के सामने आपके अगेंस्ट में कंप्लेंट फाइल करूँ 138, अच्छा, फिर वो कोर्ट का मैटर हो जाए, कोर्ट के सामने एक बार आ गया, हाँ। आपके ग्रीवेंसेस कोर्ट के सामने आ गए, तो फिर तो अभी ये पेंडेमिक का बहुत जन एक्सक्यूज दे रहे हैं हाँ, कि अभी हाँ। काम नहीं है, तो उसमें कोर्ट क्या मूव करती है? वो अपना एपीसी हिसाब से चलते कि अभी पेंडिंग में कुछ चेंजेस है, उसमें भी पेंडेमिक कोर्ट देखते हैं कि मतलब दे पाएगा नहीं दे पाएगा, देखो Time भी रूल देखते हैं। लॉ जो रहेगा वो कभी चेंज नहीं होगा, हाँ नहीं, Situation अभी के हालात हिसाब को से। देख के हाँ। कुछ चेंजेस कोर्ट law ये में कर होता सकती है कि मतलब देखो अभी वो Time डिपेंड दे होता है कि मतलब हाँ डिपेंड आप किधर मूव कर रहे हो, ट्रांजेक्शन कैसा है वो हिसाब कैसा से। ट्रांजिशन देख रहा है, क्योंकि वंस यूर चेक बाउंस हो गया आप लाइबल हो मुझे देने के लिए, बराबर है। अब कोई भी ये नहीं कर सकते कि पेंडेमिक चल रहा है या कुछ चल रहा है तो मैं नहीं दे सकता हूँ। आपने चेक बाउंस किया मतलब आपने ऑफेंस किया, जी, वो पनिशेबल है, फिर तो 15 डेज के बाद कोर्ट में मूव कर सकते कोर्ट मूव कर सकते हैं, फिर कोर्ट डिसाइड करेगी मतलब क्या करना है इसमें। हैं। ठीक है सर, अभी बहुत से लोग अभी ये लैंडलॉर्डशिप हाँ। और टेनेंसी कई जगह है, उन लोगों का बहुत डिस्प्यूट चल रही है, तो एमटी एक कुछ आने वाला है, गवर्नमेंट कुछ महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने तो रुका दी सेंटर से, मॉडर्न टेनेंसी एक्ट, उसके बारे में आप कुछ बता सकेंगे? मॉडर्न टेनेंसी एक्ट है, उसमें ऐसा है ना कि देखो कैसा है ना, पगड़ी सिस्टम जहाँ आया है हाँ, वहाँ ऑलरेडी बहुत डिस्प्यूट है। डिस्प्यूट होता क्या है जहाँ पे टेनेंट, तो ये जो एमटी एक्ट आ रहा है तो डिस्प्यूट को कम करने के लिए जो केसेस इतने बढ़ते हैं ऑब्वियसली उसको कम करेगा वो, उसको कम करेंगे। लेकिन उसमें कैसा है ना, उसका रेशियो जो उसमें दिया है ना
तो कुछ छोटे रूम और बड़े रूम का कुछ इसमें अबाउ 400 के लिए कोई अलग पॉलिसी है, छोटे रूम के लिए अलग पॉलिसी नहीं अभी तो देखो ऐसा पॉलिसी उसके हिसाब से तो नहीं आया है, लेकिन अगर लैंडलॉर्ड 3,500 रुपये आपसे रेंट लेता है जी, तो उसका जो रहता है ना वो स्मॉल कॉजेस कोर्ट के सामने आपको एंटरटेन कर सकता है। एक बार उसका रेंट उससे ज्यादा अगर आपको लेता है ना तो फिर उसका सिविल कोड लग जाता है। अच्छा रेंट। हाँ। तो ये कितना रेंट है अपने एरिया का, तो वो हाँ। किधर पता चलेगा अपने को? अभी कई लोग कई कंप्लेंट है कि रेंट अभी ज्यादा ले रहे लैंडलॉर्ड, तो बोले अपनी मर्जी से ले लेकिन उसको राइट्स दिया है ना, राइट्स रेंट कंट्रोल एक्ट के हिसाब से, तो ना, उसका उसके बाद ये राइट्स है कि वो उसको बढ़ा सकता है, जैसे मेंटेनेंस के लिए वो आपसे पैसा ले रहा है, हाँ। मेंटेनेंस बढ़ रहा है, मेंटेनेंस के लिए गवर्नमेंट को जो लैंड टैक्स बढ़ते हैं लोग, देखो कैसा टैक्सेस बढ़ रहा है पर स्क्वायर फीट पे रहता है। हाँ, तो जैसा टैक्सेस बढ़ रहा है तो वो आपसे ज्यादा पैसा मांग रहा है। तो बराबर ले रहा है वो कैसा पता चलेगा? वो अपन को इंक्वायरी करने की जरूरत है। नहीं वो तो वो कि जैसे मेरा 200-300 एरिया हाँ मेरे से इतना रेंट ले रहा है, हाँ तो बराबर ले रहा है कि ज्यादा ले रहा है, वो किधर अपन को क्वेरी कर देखो सकते सबसे पहले तो आपको लैंडलॉर्ड को पूछना पड़ेगा। हैं? लैंडलॉर्ड तो बोलेगा मैं भरता हूँ, तो बोलेगा स्मॉल कॉजेस कोर्ट खुला है ना, स्मॉल कॉजेस पे उसके माल हाँ। मेरा इतना एरिया है वो जगह सिर्फ लैंडलॉर्ड और टेनेंट के डिस्प्यूट के लिए बना हुआ है। का। अच्छा नहीं वो पता करने का किसी बराबर ले रहा है लैंड, जो रेंट ले रहा है अलग अलग घर के अलग अलग रेंट है, तो मतलब स्क्वायर फीट के हिसाब से, तो फिर भी उसके लिए एकदम रेंट ले रहा कुछ ज्यादा ले रहा, देखो वो असेसमेंट अगर भर रहा है बीएमसी को, हाँ, वो तो तो आपको भरता है बीएमसी में सब मिलेगा। तो वो किधर मिलेगा? बीएमसी में मिलेगा, बीएमसी में ना, वो स्मॉल कॉज में नहीं मिलेगा ना? नहीं वो तो कोर्ट है। तो बीएमसी में कौन से डिपार्टमेंट में? बीएमसी में आपका जो टैक्स डिपार्टमेंट होता है ना जी, आप वहाँ पे जाएंगे ना, एड्रेस इंक्वायरी करेंगे आप, हाँ। हाँ, तो वो आपको पूरा एंटरटेन करेगा कितना ये लैंड का कितना आ रहा है, सीटीएस नंबर आपको देना पड़ेगा उसका, कितना टैक्स आ रहा है, कितना असेसमेंट पर पर्टिकुलर उसने अलग अलग किया है, तो कितना भर रहा है वो सब मालूम पड़ेगा। तो जो एमटी एक्ट आ रहा है उसमें मेंटेनेंस भी गवर्नमेंट ने किसको दिए? लैंडलॉर्ड। और अभी कुछ न्यू आया कि हर महीना 11 मंथ का बढ़ने वाला है। सर एक कॉल आ रहा है, आप इसको कंटिन्यू करिए। जी हेलो हेलो हाँ सर, कहाँ से बोल रहे हैं आप? स्वागत है आपका डीएक्स सर मैं मुमरा से बोल रहा हूँ। क्या सवाल है आपका? सर मेरा सवाल ये है कि मेरे एक कलीग है जो मेरे साथ में जॉब करती है और वो नॉन मुस्लिम है वो, तो उसके भाई लोग का, उसके डैडी का एक्चुअली एक्सपायर हो गए, तो उसके भाई लोग उसको प्रॉपर्टी में कुछ शेयर वगैरह दे रहे नहीं है और कुछ मतलब उसको चीट कर रहे थे, ऐसा उसको फील हो रहा है। तो उसने मुझसे पूछा था कि कोई केस करना चाहते हैं, क्या कर सकते हैं, तो मुझे इसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं था, लेकिन आपका लाइव शो देखा तो मैंने सोचा पूछ लो। तो इसके लिए कुछ नॉन मुस्लिम के लिए जो लेडीज है उन लोग के लिए कुछ शेयर वगैरह होता है कि नहीं? फादर की प्रॉपर्टी जैसा मुस्लिम्स में जैसा शेयर होता है, तो नॉन मुस्लिम्स के लिए कुछ है रहता है फैमिली? उनका खुद का एक्ट है, सक्सेशन एक्ट। हाँ, हिंदू HUF है ना, हिंदू सक्सेशन एक्ट जो है ना 1954 में इनेक्टमेंट हुआ। लेकिन उस वक्त कैसा था, बेटियों को कुछ नहीं मिलता था, जो उनकी हायरार्की चलती थी ना वो बेटों से चलती थी। उसके बाद उनका जो भी शेयर डिस्ट्रीब्यूट होता था ना वो सिर्फ लड़के से लड़के, लड़के से लड़के, जैसे बाप से बेटे, बेटे के बेटे, बेटी को नहीं मिलता। लेकिन 2005 में अमेंडमेंट आया इसका जी, हिंदू सक्सेशन एक्ट में, उसमें आया कि भाई लड़की को भी आपको राइट्स देना पड़ेगा। कैसे देना पड़ेगा मैं बताता हूँ उसका। उसके बाद 2016 में एक जजमेंट आया, हाई कोर्ट का जजमेंट आया कि जहाँ पे बच्ची को इक्वल राइट्स मिलेगा, बच्ची को भी राइट्स मिलेगा, इक्वल राइट्स मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा? अगर उसके फादर लाइव होंगे तो, जिंदा होंगे तो, बराबर। हाँ, फादर जिंदा है तो 2016 का बता रहे हैं। 2016 में ऐसा जजमेंट आया, ठीक है। 2018 में फिर एक जजमेंट आया जी, उसमें यह है कि बाप अगर जिंदा है या ना हो तो भी बेटी का राइट्स उसमें आएगा। मतलब कितना परसेंट, रेशियो कितना? इसका हाफ हाफ हो जाएगा, लेकिन इक्वल है उन लोग में, इक्वल। अपने मुस्लिम में नहीं है। उसमें कैसे अगर लड़के को उतना मिलेगा, मुस्लिम में लड़कों से एक पोर्शन कम है। अगर 25 है लड़की का तो लड़के का 50 होगा, अगर लड़के का 20 है तो लड़की का 10 होगा। नहीं, जैसे जो प्रॉपर्टी रहेगी 1:2 रेशो, तो 75% लड़के का? नहीं आप डिवाइड होगा ना, हाफ होगा ना उसमें से। अच्छा, मतलब इसमें कैसा डिवाइड, बाकी डिपेंडेंट्स को भी देखना पड़ेगा ना, कितने लीगल एड्स उसके बचे हुए, बराबर है। लेकिन रेशो ये होता है ना कि भाई से 1:2 रेशो है। अच्छा, भाई को डबल मिलेगा, बहन को 1 मिलेगा। अच्छा, लेकिन हिंदुओं में कैसे इक्वल राइट्स है, इक्वल राइट्स आता है, भाई को जितना मिलेगा उतना बहन को भी मिलेगा जी। 2018 में जो फिर जजमेंट आया है उसके अगेंस्ट में, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया कि उसमें ऐसा है कि अगर बाप मर भी जाएगा ना
तो भी बेटी को राइट्स मिलेगा। फिर उसके अमेंडमेंट में फिर 2020 में एक जजमेंट आता है हिंदू सक्सेशन एक्ट के ऊपर। उसमें उस जजमेंट में ऐसा है कि बाप जिंदा रहे या ना रहे, बेटी का जो राइट्स है बाय बर्थ रहेगा। बाय बर्थ तो ये लड़की उनके लिए अच्छी है। हाँ, मतलब उनको तो मिलना ही मिलना है। और अगर उनका भाई नहीं दे रहा है, हाँ इक्वल राइट, अगर उनका भाई उनको नहीं दे रहा है, जो भी नहीं दे रहा है, वो सिविल कोर्ट को अप्रोच करे, सिविल कोर्ट उसको कैसे दिलाएगी, क्योंकि उनके कानून में। तो आपको जवाब मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था आपका, जिससे आपका जवाब भी ये है कि आप खुद अपनी राइट्स के लिए कोर्ट में, सिटी सिविल कोर्ट में जा सकते हैं। फैमिली कोर्ट या सिटी सिविल कोर्ट में आके आप 50% के हकदार रहे। अभी बाय बर्थ, नॉट बाय डेथ ऑफ योर फादर और मदर। ओके, तो आपको मिलना ही है। बहुत अच्छा सवाल था ये। तो लड़की लोग के लिए इससे अच्छा है। हाँ। और लड़की शादी होके चली गई, उसको भी तो मुस्लिम में 25 है और वो 1/2 है। 1/2। और कुछ अपने व्यूवर्स को मैं बताना चाहता हूँ कि और भी कुछ एक राइट बताओ जो लड़कियों के लिए अच्छा है पढ़ाई के लिए, और कुछ योजना है, और मुस्लिम लड़की है तो कुछ पढ़ाई में जो भी कर सकती है वो बताइए आपसे। देखो, पहले तो वो देखना पड़ेगा लड़की का रुझान किसमें, वो टीचर ही करना चाहती है, वो नर्सरी कोर्स क्या करना चाहती है, वो जो वो करना चाहती है उसको कराओ। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप लोन लेके कराओ, फैसिलिटीज अवेलेबल है, लेकिन आप पढ़ाओ। जितना लड़कियां पढ़ेगी, जितना बच्चे पढ़ेंगे, उतना आने वाला दौर उतना कॉर्पोरेट का जो आएगा, जैसे अपन बोलते हैं कि आने वाला दौर एकदम कॉर्पोरेट होने वाला है, लोग एजुकेटेड हो जाएंगे सब। सर 1 मिनट कॉल कर, अपन ये कॉर्पोरेट जो दौर आने वाला है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तो एक कॉल ले लेते हैं। हेलो, स्वागत है आपका डीएक्स लाइव में। सर कहाँ से बोल रहे हैं आप? हेलो सर, कुर्ला से बोल रहे। बोलिए सर, क्या क्वेश्चन है आपका? सर मेरा क्वेश्चन ये था कि हमारे एरिया में एक वॉशरूम है जो चालियों को वॉशरूम दिया जाता है, तो ये जो है माड़ा के अंतर्गत बना हुआ था, लेकिन आज 12 साल से इसको कोई देख रेख नहीं कर रहा है, और आज उसकी कंडीशन ऐसी है कि कभी भी गिर सकता है। हम लोग ने, हमारी फाउंडेशन है रिजा फाउंडेशन करके, उसके ऊपर हमने कंप्लेंट की है माड़ा और बीएमसी में, लेकिन हमारे को वहां से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। तो मुझे ये हेल्प चाहिए था आप लोग से कि हम लोग इसके आगे और कहाँ तक के किसी के पास जाना पड़ेगा, कि हमें गिरने का इंतजार करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको आपके लोकल कॉर्पोरेटर को पकड़ना पड़ेगा, जिसको अपॉइंट किया गया है, जो आपकी लोकल संडास देखने के लिए। दोनों को बोल चुके हैं, दोनों को लेटर भी दे। आपने जो उनको लेटर लिखा है, जो आपने उनको लेटर लिखा है, जो आपने बीएमसी को लेटर लिखा है, ये सब लेटर लेके आप सिटी सिविल कोर्ट जा सकते हो। इसके लिए कोर्ट जाना, इसके लिए आपको फिर कोर्ट जाना पड़ेगा, क्योंकि देखो अगर डिपार्टमेंट दिया हुआ है, गवर्नमेंट ने इसका डिपार्टमेंट बनाया, गवर्नमेंट ने इसका म्युनिसिपल ऑफिस बनाया, एल वार्ड लगेगा आपका, उसके लिए उसमें डिपार्टमेंट बनाया है ये सब चीज़ों के लिए, बराबर है। अगर लोकल कॉर्पोरेटर को अपॉइंट किया आपके लिए, उसको सर्विस, उसको अपॉइंट इसलिए किया है कि वो आपको सर्विस दे अपनी, वो आपका बाथरूम हो या रोड हो, वो सब चीज़ का वो ध्यान रखे। हाँ, वो सब चीज़ का आपका ध्यान रखे। पर लोकल कॉर्पोरेट से क्या हेल्प मिलती है आपको सर, बोल रहे हैं? अगर आपको मिल रही है तो ठीक है, नहीं मिल रही है तो आप कोर्ट जा सकते हो। आपको ये सब बताना पड़ेगा कि मैं लोकल कॉर्पोरेटर भी गया था, मैं बीएमसी भी गया था, लेकिन मेरी सुनवाई नहीं हो रही है, तो लास्ट में आप कोर्ट जाके अपना ये सब कुर्ला एरिया से हमारा लास्ट टाइम भी कॉल आया था कि उधर बीएमसी ग्राउंड लेवल पे कुरेश नगर एरिया है, उधर से लास्ट टाइम कॉल आया था 2 वीक पहले। तो क्वेश्चन हमको उसने शो के बाद भी किए थे कि हमारी जो लाइन आती है, बीएमसी नीचे तक लाइन देती है, पर हम थोड़े हिल पे रहते हैं, तो उसके लिए फिर अलग बीएमसी ऊपर तक क्यों पानी प्रोवाइड नहीं करती है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए उन्होंने क्या किया है ना कि जो लोकल कॉन्ट्रैक्टर है, इन्होंने लोकल कॉन्ट्रैक्टर है वहां पे, वो क्या करते हैं ना, वो बूस्टर में अपनी लाइन ज्वाइन करते हैं। कौन लोग? लोकल कॉन्ट्रैक्टर जो है, पर बीएमसी का ऐसा टैक्स तो देते ऊपर जो रहते हैं, वो भी टैक्स देते हैं, पर वो लोग ऊपर तक क्यों नहीं पहुंचाते पानी? बीएमसी वाले, देखो बीएमसी ने ना बूस्टर नीचे लगाई है, बूस्टर लगाई है नीचे, बराबर है। इतने लोगों को नीचे से ऊपर लाइन प्रोवाइड करना, बीएमसी अभी अंडर वे है उसमें काम करने के लिए कि करना चाह रही है वो, लेकिन बीएमसी ने 1-2 लाइन लेके भी गई थी, एक दो लाइन जो है ना बीएमसी की भी चल रही है वहाँ पे,
लेकिन क्या हो गया कि जगह की किल्लत ऊपर, क्योंकि आपको कम से कम रिस्टोरेशन के लिए आपको पानी भी रिस्टोर करने के लिए चाहिए, तो बराबर ऐसे लोकल कॉन्ट्रैक्टर ने अपना अपना टैंक बना के बीएमसी से खुद परमिशन लेके बाकायदा वो बीएमसी को उसका टैक्स भर रहे हैं, बीएमसी को वाटर टैक्स भर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिल भर रहे हैं, इसके हिसाब से हम लोग वो सर्विस चार्ज देते हैं। सर्विस चार्ज देते हैं। तो बीएमसी अच्छा, बीएमसी को अपन सर्विस चार्ज देना, बीएमसी को डायरेक्ट देना चाहिए। हम तो ये लोग बोलते हैं, बोलने वाले जो कंप्लेंट है कि हमको डायरेक्ट क्यों नहीं देती है, तो उसके लिए ऑलरेडी ना हम लोग ने लोकल कॉर्पोरेटर और दिए हुए लेटर, बीएमसी भी उस पर वर्क करने के लिए बोली है, लेकिन पेंडेमिक आ गया इस वजह से वो काम रुका हुआ है हम लोग का। क्योंकि हमारे यहाँ पे गरीब नवाज जो फाउंडेशन है उसके थ्रू हम लोग ने सब ये वर्क किया था कि बीएमसी हमको डायरेक्ट सप्लाई देगी, हमसे डायरेक्ट पैसा लेगी जी। उसके लिए हम लोग गए भी थे, मीटिंग भी किए थे एलवॉर्ड ऑफिसर से, तो मीटिंग फिर पेंडेमिक चालू हुई, कितने सालों से सुविधा में आता है चालू है, लेकिन अब होगा, जस्टिस मिलेगा, अब होगा, पक्का होगा, हाँ उम्मीद है, क्योंकि जो हिसाब से अभी वाटर सप्लाई चल रहा है ये जब तक पेंडेमिक जाएगा नहीं, पेंडेमिक तो भी तैयारी है, लेकिन अभी लोगों को तकलीफ भी नहीं है ना, पानी से तकलीफ नहीं है, कैसा ये बाथरूम बनी हुई बता रहे, ये गिरने वाली है, क्या गिरने वाली है, तो ये लोकल कॉर्पोरेटर को पकड़ के बीएमसी में कंप्लेंट करके हो जाए। सर आप किस हिसाब से देखते हो जो अभी जो आ रही है डेल्टा 6, जैसे दो को संभाल लिया वैसे तीसरे को भी संभालना है, तो मतलब इसको हर कोई आते रहेगा, अवॉइड नहीं कर सकते ना, अवॉइड मत करो पर प्रिकॉशन ही लेना, उसका दूसरा रास्ता नहीं, हल नहीं है। प्रिकॉशन तो अपन जानकार लेते हैं बराबर, पर अभी काम धंधे कैसे ले, प्रिकॉशन नहीं लेके तो काम धंधा डूब गया। उसके लिए कुछ चीज अल्लाह पे कॉलर ज्वाइन हो रहे हैं। जी जी जी, 1 मिनट। हेलो, स्वागत है आपका डीएक्स लाइव में, कहाँ से? हेलो, हाँ बोलिए सर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद शादाब है। जी जी सर, मुझे अहमद खान भाई से पूछना था, आवाज आ रही है मेरी क्लियर? जी आ रही है, जी जी सर आ रही है आपकी आवाज। हाँ, मुझे ये पूछना था कि फॉरेन कंट्री के अंदर अगर किसी कोई गाड़ी वाला आके ठोक के चले जाए या कोई बंदा रास्ते पे गिर जाए या काम करते वक्त किसी तरह का एक्सीडेंट हो जाए तो हम क्लेम कर सकते हैं, मतलब जिसकी फॉल्ट होती है तो वो उसको क्लेम करके व्हाट जो भी कंपनसेट होता है वो उसको मिलता है। लेकिन इंडिया में ऐसा देखा जाता है कि लोग ठोक के चले जाते हैं, मार के चले जाते हैं, पैरों पे से चला के चले जाते हैं, लेकिन कोई बॉदर ही नहीं है, गाड़ी से उड़ा देते हैं। तो ये कोई इंडिया में ऐसा कोई कानून है कि इनके अगेंस्ट कोई एक्शन लिया जाए या कंपनसेशन लिया जाए इनसे? है ना, क्यों नहीं है? आपने कभी हिंदुस्तान में सुने नहीं क्या कि एक्सीडेंट से क्लेम मिला है? रेलवे से मिलता है, रेलवे ट्राइब्यूनल बना हुआ है और एक्सीडेंटल ट्राइब्यूनल बना हुआ है इसके लिए। नेग्लिजेंस जो नेग्लिजेंस होता है, आप क्या चाहते हो मतलब? ये जो यूजुअली बाइकर लोग आके पैरों पे से चला के चले जाते हैं, ठीक है, ठोक के चले जाते हैं, मार के चले जाते हैं, तो इनके खिलाफ हम क्या एक्शन ले सकते हैं? आप पूरा एक प्रोसेस बताएंगे ताकि सबको पता चल जाए इंक्लूडिंग मी कि आगे से ऐसा कुछ हो तो हमें क्या करना चाहिए। और अगर आप इसके लिए कोई आप पर्सनली खुद इस पर वर्कआउट करते हो, जैसे कि अगर किसी के साथ कुछ इंसिडेंट होता है तो क्या आप एक्सीडेंट क्लेम भी करते हो आप उसके लिए भी? देखो कैसा, हाँ करते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हर चीज की ना रेमेडी अवेलेबल है कोर्ट में, ठीक है? अगर वो आपको ठोक देता है या आपको मार लग जाती है, चोट लग जाती है, ठीक है, आप उसके अगेंस्ट में एफआईआर लॉन्च कर सकते हो। सादब जी आपसे आपका क्वेश्चन का जवाब देंगे, आप प्राइवेट कंप्लेंट भी कर सकते हो, ठीक है? हम आपका कॉल जवाब दे रहे हैं, ठीक है सर? ये जो बताया सेक्शन ने इसका जवाब दे दीजिए। इसमें है ना क्लेम ट्राइब्यूनल है अपने इधर, हाँ, रेलवे का भी है, रेलवे एक्सीडेंटल केस देखता है, ऐसा है, इसका भी खुद का ट्राइब्यूनल है, इसके अगेंस्ट में एफआईआर हो सकता है। उनका एक सवाल था कि कोई बाइक वाला पैर से चले जाए, हाँ, तो उसका भी अपन क्लेम कर सकते हैं। देखो अगर वो डैमेज देखना पड़ेगा, अच्छा, आपको जो कंपेंसेशन चाहिए वो आपके डैमेज पे मिलेगा। आपका डैमेज कितना हुआ, हो सकता है कि आपका डैमेज परमानेंट हो। इसके लिए करना किधर जाने आपको कोर्ट अप्रोच करना पड़ेगा, तो क्लेम ट्राइब्यूनल है उसके लिए। ईटी पे भी आप देखोगे कैपिटल के बाजू में क्लेम ट्राइब्यूनल, वहां पे भी है क्लेम ट्राइब्यूनल, कंपनसेशन मांग सकते हो, डैमेजेस हो गया आपका, तो उसके लिए है अवेलेबल। ठीक है शादाब जी, आपको हमारा जवाब आपको उम्मीद करते मिल गया होगा कि इसके लिए ट्राइब्यूनल बनाया गया है सरकार ने, सिर्फ उसकी नॉलेज है। अगर कुछ भी इंक्वायरी करना है, आपको क्लेम करना है किसी के लिए, तो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। एक बार फिर आपका नंबर बता दीजिए। 9769622001।
इसलिए मैं कहता हूँ ना कि लोग पहले बोलते थे ना कि हर घर में एक मौलाना होना चाहिए, मौलवी जी, होना जी, चाहिए, हाँ। है ना? आज मैं चाहता हूँ ना कि हर घर में एक एडवोकेट होना चाहिए। उनको मालूम रहना चाहिए कि उनका लीगल राइट्स क्या है। मतलब माशरे में हर घर में, हर 2 घर छोड़ के अगर एक एडवोकेट रहेंगे तो सबको ये मालूम रहेगा कि उनका लीगल राइट्स क्या है। लीगल राइट, उनको ये सब चीज़ की परेशानी नहीं होगी। जैसे इनको पता ही नहीं है कि जाना क्या है, करना क्या है, लोग बता नहीं रहे। तो ऐसे जितने बढ़ेंगे उतना लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। सर एक और कॉल। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरा नाम सलमान शेख है और मैं मीरा रोड से बोल रहा हूँ। हाँ सलमान मेरा जी, एक क्वेश्चन ये था कि हमारी सोसाइटी है, यहाँ पे सोसाइटी सिस्टम होता है। सोसाइटी में है ना, हमारे से कन्वेंस का पैसा सभी मेंबर से कलेक्ट करते, कन्वेंस डीड कराने का। अब उन्होंने वो पैसा तो कलेक्ट कर लिया है और आज तकरीबन 2 साल के ऊपर हो गया है, कलेक्शन कर लिया है, लेकिन उन्होंने कन्वेंस डीड नहीं की। वो लोग बोलते हैं कोई वकील नहीं मिल रहा है, कोई कुछ ना कुछ पैंडेमिक है, ऐसा करके टाल रहे। तो एज अ मेंबर मैं क्या स्टेप ले सकता हूँ कि वो लोग कन्वेंस डीड कराए? क्योंकि वो पैसा सबसे कलेक्ट कर दिए, सब मेंबर चाहते कि हो जाए, लेकिन पता नहीं जो मैनेजिंग कमेटी है वो लोग का क्या इरादा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ अपने तरफ से? देखो, सबसे पहले तो आप रजिस्ट्रार को एक लेटर लिखो, जहाँ पे कन्वेंस डीड रजिस्ट्रेशन करवाना है ना, जहाँ पे आपकी बिल्डिंग है, आपका लोकल, वहाँ पे आप एक लेटर लिखो उसको। और आपका लेटर लिखना? जी जी। और ये बताओ कि वी आर रेडी, हम लोग भरने के लिए कन्वेंस करने तैयार है, और सोसाइटी जो रेडी नहीं है अभी, एक चीज। ओके, उसके बाद है ना आप कोर्ट जाइए, ठीक है? ओके, कोर्ट से ना ऑर्डर पास करवाइए उसके अगेंस्ट में, कि मतलब और सब मेंबर्स को जाना पड़ेगा सिटी सिविल कोर्ट। ये सिविल मैटर है ना, तो आपको सिटी सिविल कोर्ट जाना पड़ेगा। आपको वहां जाके बताना पड़ेगा कि हम लोग सोसाइटी मेंबर्स आर रेडी, लेकिन सोसाइटी रेडी नहीं है ना, कि बिल्डर रेडी नहीं है। सोसाइटी रेडी नहीं कि बिल्डर रेडी नहीं सर। हेलो। हाँ, सोसाइटी रेडी नहीं है, मेंबर्स रेडी है। हम मेंबर्स ने सबने भर दिया, लेकिन जो मैनेजिंग वाले हैं ना, मैनेजिंग वाले, हाँ ठीक है। देखो कैसा है ना कि सोसाइटी हाँ डिसॉल्व कर सकते हैं उसको, क्योंकि उन्होंने उसको सेक्रेटरी बनाया होगा, उसने सब बनाया होगा। ये ग्राउंड्स पे आप कर सकते हो उसको। डिसॉल्व का प्रोसीजर बता दीजिए। किसका? सोसाइटी डिसॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ, आपको चैरिटी कमिश्नर से इसको डिसॉल्व करना पड़ेगा, अच्छा अच्छा, जहाँ से सोसाइटी रजिस्ट्रेशन होता है। उसके लिए पर्टिकुलर कितने मेंबर होने चाहिए? के आड़ में वो लोग अभी एजीएम भी नहीं कर रहे हैं। नहीं, उसमें से अगर और आगे आप कुछ 7 टेनेंट भी रेडी हो जाएंगे तो फिर 60% टेनेंट होना चाहिए। 60% उसमें से सब डिसॉल्व हो जाएगा वो। हेलो। ओके ओके, आप समझ गए? आपको अगर 60% टेनेंट्स आपके साथ है तो आप उसको डिसॉल्व कर सकते हैं चैरिटी कमिश्नर से जाके जहाँ से और सोसाइटी। आपको कोई भी इसके बारे में इंक्वायरी और कंसल्टिंग करना है तो आपको गाइडेंस करेंगे हमारे खान जी। मेरा ठीक है नंबर सर, इनका नंबर है, एक बार आप नोट कर लीजिए। कांटेक्ट करूंगा। जी 9769622001 एक बार कॉल। 9769622001। ओके ओके, ठीक है, मैं नोट। सर इसी तरह रीडेवलपमेंट स्कीम आती है बहुत से भी। अभी ये तो सोसाइटी का मामला था, अभी ये छोटे छोटे रूम को रीडेवलपमेंट के लिए देते, कंसर्न लेते बिल्डर्स लोग। कई बिल्डिंग इधर जो बनी ही नहीं है, तो उसके लिए क्या क्या प्रोविजन लेना चाहिए? कोई भी बिल्डर आए आपके पास अप्रोच करने कि मैं आपको टावर बना दूंगा, ये इतना फ्लैट दे दूंगा, ये दे दूंगा, तो महारेरा का क्या क्या गाइडलाइंस है वो ये बताओ कि आपको क्या क्या प्रोविजन होना चाहिए, क्या क्या पूछना। सबसे पहले तो ये देखो कि जो बिल्डर आपके इधर आया है हाँ। वो रेरा में रजिस्टर है या नहीं है। सबसे पहले फर्स्ट रेरा, क्योंकि अगर वो रेरा में रजिस्टर रहेगा हाँ तो आप बहुत सेफ रहोगे। और समझो अपन को बोलेगा ये फैसिलिटीज दूंगा, हाँ, तो ये दूंगा, देखो आपका कितने स्क्वायर फीट घर पे कितना मिलना चाहिए वो बताइए सर। वो क्या करता है कि अब यहाँ छोटे छोटे रूम बराबर है। 150 स्क्वायर फीट, 120 स्क्वायर वो देखना पड़ेगा कि वो कौन सी स्कीम में बना रहे हैं। 30 स्कीम देखना पड़ेगा, हाँ। 33 वो कौन सी स्कीम में बना रहे हैं, फिर वो स्कीम की नॉलेज लेके फिर उसका एग्रीमेंट जो साइन करते हो आप जी, वही आपका सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। जो वो आपसे एग्रीमेंट शुरू में साइन करवा के जो कंसर्न लेने के बाद आपसे जो एग्रीमेंट बनाता है, जिसमें वो लिखता है मैं इतना दूंगा, इतना रेंट दूंगा, इतना वो सब आपको दूंगा, शिफ्टिंग के टाइम पे इतना दूंगा, वो आपको बहुत थॉरोली पढ़ना पड़ेगा, या तो कोई एडवोकेट से आपको पढ़ाना पड़ेगा। अभी आप कितनी बिल्डिंग के 11-12 साल है हम इधर ये डुंगरी पे ही के टेनेंट्स को शिफ्टिंग दिए लोग ने, कुछ स्टार्टिंग के सालों में दिए 3-4 साल दिए, फिर उन लोग का काम भी नहीं हुआ, डिस्प्यूट हुआ, और आज तक उन लोग को ना शिफ्टिंग मिल रही है और बिल्डिंग तो आप बिल्डिंग तोड़ दिए, खाली वैकेंट करा दिए 10 साल पहले।
4-5 साल दिए, बराबर। फिर बाद में बंद कर दिए और बराबर। उन लोग डेवलप भी नहीं करते, उसका क्या है? तो उस उसके लोग घूम अगेंस्ट रहे। तो उसके अगेंस्ट में आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। आप चाहो तो बिल्डर को वैकेट भी करा सकते हो कि कोर्ट जिसने में- आपको भले दिया है कि मैं आपको, जैसे 10 साल पहले उसने उनको शिफ्टिंग दिया, 4 साल तक दिया, उसके बाद देना बंद कर दिया, हाँ। तो आप उसको डिस्क्वालीफाई भी कर सकते हो। नहीं, फिर भी नहीं, कोई केस चलते रहता है। जब तक केस चलते रहेगा, पर इन लोग की तो, इन लोग ने टाइम भी एक दिए थे 3 साल में, 4 साल में प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। 11 साल हो जाते हैं लोग को, और जो खुद का घर दे के फिर भाड़े में रहते हैं। देखो कोर्ट में तो प्रोसीडिंग देखो, चलते रहता है, तो इस लोग गरीब लोग कहाँ जाएंगे? उसका क्या है कि इसके लिए कोई एकदम फास्ट ट्रैक कानून नहीं है क्या कि एकदम? आपको हाई कोर्ट अप्रोच करना पड़ेगा, उससे फास्ट आपको और क्या पैसे मिलेगा? जो रीडेवलपमेंट में दिए वो टेनेंट्स भी गरीब रहते हैं, और बिल्डर लोग के पास पैसा रहता है, वो कुछ भी करके लोग कोर्ट में अपनी प्रोसीडिंग टाइम डेट बढ़ाते रहते हैं, और इन लोग परेशान रहते हैं। उसके लिए कोई क्या आगे की गलती नहीं हुए, उसके लिए मैं एक बताता हूँ कि आप पब्लिक को बता दें कि कोई रीडेवलपमेंट के लिए तो क्या क्या पहले पूछना चाहिए। देखो स्टार्टिंग में जो सबसे पहले जब आप उससे एग्रीमेंट साइन करोगे, हाँ, उसमें तो ऐसा एकदम टर्म्स एंड कंडीशन वो ऐसा लिखा जुबानी के लो, कुछ भी नहीं, हाँ हाँ। जुबानी कुछ भी नहीं, ईच एंड एवरी और पॉइंट legal advisor। लीगल एडवाइजर पहले रख लो, तो फिर आप कहीं फंसोगे नहीं। एडवोकेट को लोग अपॉइंट इसीलिए करते हैं, हाँ, ठीक है। आप उससे ऐसा लिखवा के लो एक एक टर्म्स एंड कंडीशन, जो आने वाले कल में आपको काम आए, कि रेंट अगर मैं पे नहीं करूंगा तो उसका क्या। देखो एग्रीमेंट में क्या लिखा होता है, मैं आपको इतना रेंट पे करूंगा, ये नहीं लिखा रहता कि मैंने नहीं पे किया तो क्या, अच्छा, मैं उसके इतने legal साल में advisor आपको दूंगा, लेकिन इतने साल में नहीं दिया तो क्या होगा, बराबर है ना जी। तो वो क्या होता है ना, ड्राफ्टिंग में पॉजिटिव कोविनेंस होता है कि नेगेटिव कोविनेंस होता है। ये जो अपना ड्राफ्टिंग जो देते हैं, जो साइन करवाती है, पूरे पॉजिटिव कोविनेंस पे करवा देते हैं, अच्छा, नेगेटिव एक भी कोविनेंस नहीं डालते। तो कोई भी कंसर्न करने से पहले थॉरोली हाँ। पढ़ना चाहिए और अच्छा एडवोकेट लेना चाहिए। जो कोई इसमें का एकदम थॉरो, पहले जो advocate, सिविल हाँ। लाइन में, जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लाइन में हाँ। जो ऐसे एडवोकेट होते हैं, जो जिसमें वो जो थॉरो, जिसको इसकी नॉलेज हो, तो वो आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि क्या लिखवा के इनसे लेना है। अच्छा, ऐसा नहीं कि अपन हाँ, जो हो चुका है जिसके साथ, उसके लिए तो आपको कोर्ट के लिए वेट करना पड़ेगा। एक बार कोर्ट में मतलब मैटर पेंडिंग हो गया तो हाँ। देन यू हैव टू वेट एंड वॉच। जो रीडेवलपमेंट जो सबकी स्कीम भी अलग अलग रहती है, Scheme सबकी अलग, प्रोविजन अलग सबकी रहते हैं, 30, 35, 33, 40 33। वाली अच्छा, तो इसके अंदर क्या FSI का कुछ रहता है क्या, जो 30 इसमें? वो उनका क्या Mutual कैलकुलेशन रहता रहता है। है। हाँ। mutual। और सर ये जो अपन रीडेवलपमेंट के बाद रेरा रजिस्ट्रेशन बोले आप, तो जो जिसका रेरा रजिस्ट्रेशन है वही हाँ प्रॉपर, प्रॉपर देना चाहिए, क्योंकि कल को बिल्डर ने कुछ करा तो आप रेरा को अप्रोच कर तो सकते जितने हो, का प्रोजेक्ट रहता है उसका भी उतना, हाँ उतना वो, उसका डिपॉजिट रहता है। क्योंकि रेरा उसको पूरा बांध के लेती है अच्छा, बिल्डर को। और इसमें ये लैंडलॉर्ड रहता है, हम्म, तो लैंडलॉर्ड हम्म, कई लोग जगह पे ना टेनेंट्स को रेडी रहते हैं, हम्म। पर लैंडलॉर्ड नहीं देता, तो लैंडलॉर्ड जब तक रेडी नहीं होता तो वो लैंडलॉर्ड अगर 70%, 80% लैंडलॉर्ड रेडी रेडी है, है, हाँ तो फिर वो लैंडलॉर्ड को इसी सुनना पड़ेगा। तो ऐसा उसका क्या प्रोविजन, मतलब बता सकते हो वो कानून क्या है? जैसे एक बिल्डिंग है, हाँ 100 टेनेंट है, 100 टेनेंट है, हाँ, 80 टेनेंट 80 एक तरफ tenant ready हो है, गए। हाँ तो उसमें अगर कोर्ट में जाना पड़ता है, कोर्ट में जाओ, हाँ कोर्ट में जाओ, कोर्ट में जाओ, तो उसमें होता है, होगा। क्यों तो नहीं? उसमें बिल्डर को पार्टी किसको बनाना पड़ेगा? लैंडलॉर्ड को। लैंडलॉर्ड को पार्टी बनाने का हाँ। कि ऐसे ऐसे हम लोग का बिल्डिंग प्रपोजल चल रहा है, इसमें हम अपना बिल्डर अपॉइंट करना चाहते हैं, जी, तो हमको ऐसा ऑर्डर दो कि हम इसमें पास करवा के लिए हमारे बिल्डर को यहाँ पे लाए, और इसमें लैंडलॉर्ड कोई भी इंटरफेयर ना करे करके। अच्छा, टेनेंट्स बिल्डिंग का जो रिपेयरिंग का होता है कुछ हाँ, भी, हाँ। कुछ भी बराबर, तो टेनेंट्स जो बिल्डर के लैंडलॉर्ड के यहाँ जाते हैं, जो पे भी करते हैं, तो जो पैसेज एरिया रहता है घर का जो रिपेयरिंग रहता है तो वो टेनेंट्स को करना पड़ता है, बराबर है, और पैसेज एरिया का लैंडलॉर्ड करना पड़ता है, कोई लैंडलॉर्ड वो भी नहीं करते, तो उसका क्या कंप्लेंट किधर करना चाहिए? आपको पहले तो बीएमसी में जाना पड़ेगा। और बिल्डिंग समझो एकदम हम्म, नोटिस मार के चले गए, हाँ। धोखे से सूचना माड़े ने बोर्ड करके गई, हाँ, देखो और रिपेयरिंग करने गए, हाँ। तो लैंडलॉर्ड को कितना पैसा हम्म, कितना भरना पड़ेगा जैसा रिपेयरिंग का इंडिपेंडेंटली बना है? देखो लैंडलॉर्ड को अगर अपनी बिल्डिंग को पूरा रीडेवलपमेंट करना है, रीडेवलपमेंट करना, मतलब पूरा टूट गया, उसने परमिशन लिया नीचे से ऊपर लाना, तो हाँ। उसको एटलीस्ट 30% अपनी तरफ से देना पड़ेगा। एटलीस्ट 30%। हाँ, तो वो इसमें तो लेकिन कहीं कंप्लेंट कहीं आई है हाँ। कि लैंडलॉर्ड बोला कि तुमको मैं 20% दूंगा, 80% आप लोग को देना पड़ेगा। हाँ, वो म्यूचुअल होता है, वो म्यूचुअल, इसमें कोई कानून हाँ, नहीं है, कोई
ऐसा नहीं कि मुझे इतना ही देना है। अच्छा, क्योंकि अभी बिल्डिंग का एक कंप्लेंट आई थी, लास्ट टाइम कॉल आया था कि हमारी बिल्डिंग का प्लास्टर है, तो लैंडलॉर्ड बोलता आप लोग पैसा निकालो, मैं कुछ नहीं दूंगा। तो इसका उसमें तो है कि लैंडलॉर्ड अगर आपको रिपेयरिंग कराना है, कुछ कराना है, तो उसमें टेनेंट इज रिस्पांसिबल। आउटर लेवल जो बाहर का पैसा होता है वो बिल्डिंग के प्लास्टर के लिए। तो उसके लिए बिल्डर से ऑब्वियसली लैंडलॉर्ड को ही पैसा देना पड़ेगा उसका, लेकिन बहुत जगह लैंडलॉर्ड देते नहीं है करके, नहीं देते। तो उसके लिए आप लीगल प्रोसीजर में जाते हो, इतना उसमें खर्चा हो जाता है, उतने में तो वो बन जाता है। और आखिर कितने लोग लैंडलॉर्ड ही होता है वो। ठीक है सर, इसी तरह अपना हमारे स्टूडियो में आके एक जागरूकता फैलाने के लिए लोगों के अंदर क्वेश्चन करें, उसका जवाब दिए, और भी कोई इनको सवाल करना है तो आप इनकी गाइडेंस ले सकते हैं। ये हमेशा हेल्पिंग नेचर एडवोकेट है और आपको राय देंगे, और इनको आप कॉल कर सकते हैं 9769622001। आप लोगों को इसी तरह हम नए नए जागरूकता फैलाने के लिए हमारे चैनल में लोगों को बुलाते हैं। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हिम्मत बढ़ा के हम और भी लोगों को लाए, और आप में जागरूकता फैलाने के लिए और नॉलेज देने के लिए हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहे। शुक्रिया। जब तक देखते रहिए DX लाइव डोंगरी एक्सप्रेस। थैंक यू। अरे हम लोग को नॉलेज नहीं